गाइस, आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी ऑनलाइन सोल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पुलिस नॉट इन्वेस्टिगेशन एज पर लॉ। अगर सही तरीके से अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है कानून के अकॉर्डिंग, तो आप लोग क्या रेमेडी दिया गया है हमारे कानून में, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि क्या मिस्टेक करती है, क्या गलत हो सकता है या क्या क्यों गलत आपको ऐसा लगता है कि गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो पूरा डिटेल से हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पुलिस या आईओ। ठीक है, आईओ क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या जो सही डॉक्यूमेंट है वो आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो भी रिकॉर्ड में अगर पुलिस वाले नहीं लगा रहे हैं और तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं? कोई भी निष्पक्ष गवाहों का जो एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई गवाह है अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं या कोई उसके कुछ भी उसके बारे में तफ्तीश वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? और दूसरा चीज़ यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जानबूझकर एक झूठा आरोप पत्र यानी चार्जशीट तैयार किया जा रहा है, जिससे आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे सही नहीं है, आपको फंसाया जा रहा है या अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है ताकि आपका आरोपी जो है बच जाएगा, तो उसके लिए आपको कानून में क्या रेमेडी दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या कारण है कि आपको ऐसा इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होने का। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन होने का कारण क्या है? तो पहला कारण यह है कि पुलिस की रचना इस प्रकार की गई है कि वो अपराध के खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन करता है। तो अगर आप आरोपी हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके खिलाफ किया जा रहा है, बट पुलिस का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया कि कोई भी अपराध होता है तो उसका पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और सिद्धांततः वह अपराधी न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और ध्यान रखने की बात यह है कि उसके खिलाफ बहुत ही गंभीर जैसे अपराध, जैसे रेप का अपराध हो गया या 302 का हो गया, कुछ भी वहाँ पे अपराध लगा हुआ है तो उसकी जांच अधिकारी पहले उसका जांच करेंगे, उसके बाद ही उनको पता लगेगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो उसके लिए उनको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, जो कि न्यूट्रलाइज तरीके से अपराधी को रख के वहाँ पे किया जाता है। तो दूसरा कारण यह है कि आरोपी, सबसे पहला कथन यही होता है कि वो निर्दोष है। अब कोई भी आरोपी है वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं दोषी हूँ, मैंने ये अपराध किया हुआ है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ता है। उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल में वो चीज़ सही है या गलत है। दूसरा चीज़ यह है कि आपके झूठे आरोप होने के बाद पे आयोग को ना मानने का तीसरा कारण है कि कानूनी रूप से बहुत गंभीरता से लिया जाता है। आप लोगों को IPC 166A में जैसा कानून है कि पुलिस आयोग के द्वारा अगर कोई चूक करने पर उसके खिलाफ दंड प्रावधान है और वे आपके लिए बिना मतलब के वो लोग ऐसा क्यों करेंगे कि वो लोग फंस जाएं। ठीक है, तो उनके ऊपर अगर कोई भी प्रोसिक्यूट्रिक्स है या प्रार्थिया है वो आयोग के खिलाफ शिकायत कर देती है तो उनके खिलाफ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी हो सकता है और उनको यहाँ तक कि वहाँ पे सज़ा भी हो सकता है, जो कि 2 महीने 6 महीने के बीच का होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष न्यूट्रलाइज होकर करते हैं ताकि वहाँ पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और जो सही फैक्ट है वो चीज़ वहाँ पे आ जाए। फिर भी चौथा कारण यह है कि और कोर्ट को पुलिस को यह भी बताएं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। कोर्ट नहीं बताता, लेकिन फिर भी वो सुपरवाइज करता है कि आपने कानून के हिसाब से आपने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं। वो भी उनके लिए एक डर होता है, इसीलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो कानून के दायरे में रह के ही किया करते हैं। और क्या है कि यदि सुपरवाइजरी कोर्ट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अगर गलत हो रहा है या जानबूझकर गलत की जा रही है तो आयोग के खिलाफ वो जांच के लिए लिख सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, तो उससे क्या है जो आईओ है उसकी वो मुसीबत जो है बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि अगर वो आप का इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आप लोग उसके लिए क्या रेमेडी है? तो उसके लिए 3 प्रकार का रेमेडी है। तो पहला है कि आप पुलिस के जो सीनियर हैं अधिकारी उनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा है 156-30 CRPC के तहत आप इलाके मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है उसमें आप लोग जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा है हाई कोर्ट, जो है अपने राज्य का जो हाई कोर्ट है 482 CRPC की तरह, तो आप लोग वहाँ पे कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग जो सीनियर के पास जाने का है, सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट करने के लिए, तो उसका कहाँ पे प्रावधान दिया हुआ है। तो सेक्शन
36 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस के प्रत्येक सुपीरियर अधिकारी को एसएचओ की शक्ति निहित होती है। उसमें से वो कोई भी आईओ के खिलाफ वो लोग अपना वहाँ पे निर्देश दे सकते हैं कि आप लोग अच्छे इन्वेस्टिगेशन अगर सही तरीके से नहीं हो रहा था। इसमें सीनियर अधिकारी में कौन कौन हो सकता है? एसीपी हो सकता है, डीएसपी होता है, डीवाईएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, डीजी, किसी भी से भी आप लोग मिल सकते हैं, जो कि 36 सीआरपीसी के तहत वहाँ पे उनको सीआरपीसी शक्ति निहित होती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन का सही राह पर ला सकते हैं और उसके लिए वहाँ गाइडलाइन वहाँ पे दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि सामने वाला अच्छे से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई थाने में अच्छे से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो आप लोग उनके सीनियर अधिकारी हैं, किसी से भी आप लोग वहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 154(3) सीआरपीसी में यह शक्ति विशिष्ट रूप से सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी होता है या डीएसपी कहा जाता है, तो उनके पास आप ये निहित होती है। तो महानगर में किसी भी अधिकारी जो डीएसपी कहा जाता है, जो जांच अधिकारी आईओ को इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होता, 154(3) सीआरपीसी के तहत जो एसपी होते हैं या एसपी होते हैं उनके पास आप लोग जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो एक इसका 3rd नंबर पे आ जाता है 156 क्लॉज 3 में। तो उसमें यहाँ पे एक जजमेंट है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट का 156(3) सीआरपीसी के में, साकिर वसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मनु। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो क्रिमिनल अपील नंबर है 8179 2007 का केस है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो 156(3) सीआरपीसी में यहाँ पे दिया, मजिस्ट्रेट को परफॉर्मिंग अगर अच्छे से वो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो उसके लिए वहाँ पे चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं या वहाँ पर से इन्वेस्टिगेशन को दोबारा भी करा सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार हो गया है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तो 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत वहाँ पे इंडिपेंडेंट पावर है उसको कि वो दोबारा उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 152 सीआरपीसी हाई कोर्ट में अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त है उसको कि वो शक्ति क्या है? मिसयूज ऑफ पावर प्रोसेस और मिसयूज ऑफ पावर दोनों को रोकने के लिए किया गया है। ठीक है, तो सीआरपीसी 482 में ये दिया हुआ है कि अगर कोई प्रोसेस अगर सही तरीके से नहीं हुआ है या पावर का गलत तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो वहाँ उसके लिए आप लोग 482 में क्वासिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति का प्रयोग हाईकोर्ट यह देखता है कि कहीं भी कानूनी प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। ठीक है, और इसी के लिए अकॉर्डिंग या किसी को यहाँ पे फंसाया तो नहीं जा रहा है। साथ ही यह भी देखता है कि कानून प्रक्रिया के दुरुपयोग करते हुए किसी वास्तविक अपराधी को छोड़ा भी तो नहीं जा रहा है, या किसी को फंसाया जा रहा होगा या कहीं पे छोड़ा जा रहा होगा किसी को, तो उसके लिए यहाँ पे हाई कोर्ट इसके लिए देखता है। ठीक है, ऐसा संभव कि जिस स्टेज पे आप लोग 482 सीआरपीसी के तहत आप अगर हाई कोर्ट में आज जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आप लोगों का कैंसिल हो जाए। ठीक है, कैंसिल क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन आपका वो जो केस है उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि जहाँ पे 482 के तहत वहाँ पे देख लिया जाए कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है सही है या गलत है। ठीक है, तो ऐसे में हाई कोर्ट अपना निर्णय टाल सकता है और पिटीशन अंडर 482 सीआरपीसी के तहत वहाँ पे खारिज भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी आपका सही गलत तय नहीं किया जा सकता है, अतः यहाँ पर ट्रायल पूरा होने का वहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस दिन ट्रायल पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का वहाँ पे वो सही है क्या है गलत क्या है उसका वहाँ पे पता चलेगा। आप इस दौरान इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जांच अधिकारी आयोग की गलती का उल्लंघन को इस बात को कोर्ट को दिखा सकते हैं और उस जांच अधिकारी आयोग को उचित दिशा निर्देश करवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप वहाँ पे कोर्ट को बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत तरीके से यहाँ पे कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उसको सही तरीके से वहाँ पे गाइडलाइन कोर्ट के द्वारा दिलवा सकते हैं। वह कोई फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट केस रिकॉर्ड पर नहीं ले रहे हैं तो कोर्ट से कह के आप उस चीज़ को भी आप वहाँ पे लगवा सकते हैं। जैसे कोई भी पुलिस वाला अगर आपका ऑडियो वीडियो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं ले रहे तो कोर्ट को कह के आप अपना जो एविडेंस है उसको वहाँ पे कोर्ट में लगवा सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे रेमेडी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार बता दूँ कि रेमेडी यहाँ पे 3 प्रकार का है। कोई भी सीनियर ऑफिसर से आप जो हैं आईओ के वहाँ पर आप जाके मिल सकते हैं, जो कि सेक्शन दिया हुआ है 36 सीआरपीसी में। दूसरा है 154(3) में दिया हुआ है कि जो डीएसपी या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उनके पास आप लोग जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो भी उनको गाइडलाइन दे सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं कि आपका इन्वेस्टिगेशन सही तरीक़ा से हो। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है
156 सब क्लॉज 3 CRPC में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कोर्ट में डायरेक्ट इलाका मजिस्ट्रेट होता है उनके पास आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर से गाइडलाइन दिला सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन हो भी गया तो री इन्वेस्टिगेशन भी आप वहाँ से कोर्ट के द्वारा करवा सकते हैं। तीसरा यह है कि 482 हाई कोर्ट और राज्य का जो हाई कोर्ट होता है वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं क्वाशिंग के लिए। तो वहाँ पे अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गलत फंसाया जा रहा है, आपके उसके बारे में प्रूफ वगैरह आपके पास अवेलेबल है, तो आप लोग हाई कोर्ट में जाकर डायरेक्ट उसको वहाँ पर से ख़त्म करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।